हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में और उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की दो प्रमुख नदियों के बारे में, जिसमें नंबर 1 रहेगी सिंधु नदी और नंबर 2 रहेगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि आयोग के द्वारा सहायक नदियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 2020 में जो पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें भी सहायक नदियों से क्वेश्चन आए थे, और इसके अलावा जो बीईओ का पेपर हुआ था उसमें भी सहायक नदियों से कई क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने उत्तर भारत की दो प्रमुख नदियाँ ली हैं। तो नंबर 1 नदी मैंने सिंधु नदी ली है, नंबर 2 मैंने ब्रह्मपुत्र नदी ली है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनका उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, पूरा एक भारत का मैप है। और सबसे पहले मैंने देखो ये सिंधु नदी ली है। सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इंडस नदी की बात करेंगे तो हमने एक बहुत बड़ी सभ्यता को यहाँ पर देखा है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता बनी हुई है, जो बसी हुई थी, वो सिंधु नदियों के किनारे ही, सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां थी उसके किनारे ही पूरी सभ्यता का विकास हुआ था। तो दोस्तों, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नदी है एक सिंधु नदी। तो यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में एक राकसताल झील है, वहां से इसका उद्गम हुआ है। ये पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र है। दोस्तों, मैंने यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश की है, ये जो डार्क कलर से मैंने दिखाया है, ये सिंधु नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंधु नदी हमारे जम्मू कश्मीर से होकर बहती है और बाद में पाकिस्तान से होकर और अरब सागर में चली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ये पूरी सिंधु नदी है और इस जगह की जो नदियां हैं उनको हम कहते हैं दाएं भाग से मिलने वाली नदियां। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग खड़े होंगे तो ये हमारा दायां भाग रहेगा और ये हमारा नीचे वाला जो पार्ट है वो बायां भाग रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम दाएं भाग से बात करते हैं तो सबसे पहली नदी श्योक नदी है, जो दाएं तरफ से मिलकर दाएं तरफ से बहकर आकर हमारी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए, एक श्योक नदी है और उसके बाद एक नुब्रा नदी है। तो दोस्तों, अगर आपने सुना होगा अभी भी कि नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस घाटी है। तो दोस्तों, ये नुब्रा नदी जहां बहती है उसी को हम लोग नुब्रा घाटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सिंधु नदी है उसकी दाईं तरफ दो प्रमुख नदियां हैं, श्योक नदी, नुब्रा नदी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर हमारे भारत का सबसे टॉप वाला जो क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में हमें बर्फ देखने को मिलती है, तो वहां से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग गिलगित नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, गिलगित नदी और हुंजा नदी, ये दो प्रमुख नदियां हैं जो सिंधु नदी में दाएं भाग से बहकर मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमने देखा कि हमारी प्रमुख 4 तरीके की नदियां हो गई, 4 नदियां हो गई जो दाईं तरफ से बहकर सिंधु नदी में मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहली नदी श्योक नदी, दूसरी नुब्रा नदी, तीसरी आप देखिए हुंजा नदी और अगली जो है गिलगित नदी। तो दोस्तों, ये चारों नदियां अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे कि ये 4 नदियां जो हैं वो दाएं भाग से बहकर आती हैं और सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों, हमने देखा कि इस समय कंपटीशंस में कुछ स्थान दे रखे होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भाई ये स्थान नदी के किस भाग में पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक स्थान को मैंने इंडिकेट किया, देखिए लेह और लद्दाख। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के दाहिने वाले पार्ट में हम लोग एक बहुत बड़ा स्थल देखते हैं, बहुत चर्चित स्थल देखते हैं, जिसको हम लेह और लद्दाख के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पीसीएस के पेपर में 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर इसको इंडिकेट किया। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं बाएं भाग से जो नदियां बहकर सिंधु नदी में मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं 2 प्रमुख नदियां हमें देखने को मिलती हैं जो बाएं भाग से बहती हैं और सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख नदी हम लोग देखते हैं जास्कर नदी। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ बाएं भाग से बहकर आती है और बाएं तरफ से बहने के बाद सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये जास्कर नदी को हम लोग दोस्तों याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग सुरु नदी को याद रखेंगे। तो दोस्तों, बाएं भाग से बहकर मिलने वाली जो नदियां वो 2 हैं, जास्कर नदी और सुरु नदी। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पीसीएस में पूछा गया था कि जो कारगिल नामक स्थान है वो किस तरफ है, तो उसमें नदियों के नाम दे रखे थे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ से ध्यान रखोगे, जो सुरु नदी है उसके
पश्चिम भाग में हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर पड़ता है जिसको हम कारगिल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कारगिल का युद्ध भी हुआ है 1999 में, सभी लोग इसको जानते होंगे। तो दोस्तों ये वाला स्थल हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु के अलावा दोस्तों उत्तर भारत में कई और नदियां हैं जिनका कभी कभी क्रम हमें कंपटीशंस में हमारे पेपर्स में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं और नदियों को। सिंधु नदी के नीचे जब हम लोग दक्षिण भाग में चलेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहली नदी हमें झेलम नदी मिलती है। तो दोस्तों झेलम नदी के बारे में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि उस नदी का नाम बताओ जो बुलर लेक से होते हुए बहती है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे, देखिए ये मैंने इंडिकेट किया, ये बुलर लेक है और ये झेलम नदी है। तो झेलम नदी बुलर लेक से होकर बहती है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बुलर लेक या बुलर झील जो है उसको पानी कहाँ से प्राप्त होता है, झेलम नदी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ से ये हम लोग इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके नीचे हम लोग दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर दो नदियां हैं, एक चंद्र और भागा। ये दो नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं जिसको हम लोग चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए अब मैं इंडिकेट कर रहा हूँ नदियों को। सबसे पहले हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, उसके बाद झेलम नदी के बारे में पढ़ा, उसके बाद चिनाब नदी के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं रावी नदी के बारे में। तो दोस्तों ये कंटिन्यू बहने वाली नदियां, इनको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो नदियों को पढ़ाने के बाद मैं इनका क्रम भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग इसको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये झेलम, हम लोगों ने यहाँ पर चिनाब नदी पढ़ा, चिनाब नदी से आगे हम लोग देखेंगे रावी नदी, रावी नदी से नीचे आएंगे हम लोग देखते हैं ब्यास नदी पड़ती है, और ब्यास नदी से सबसे नीचे अब जब दक्षिण की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो हमने देखा एक बड़ी नदी सतलज नदी बहकर आती है जो ब्यास नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ नदियां थी इंपॉर्टेंट उत्तर भारत की जिनको हमने एक एक करके पढ़ा। तो दोस्तों एक बार मैं आपको क्रम समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि कभी कभी ये क्रम लगाने को आ जाता है। उत्तर से दक्षिण में जो नदियां बहती हैं उनका क्रम कैसे है, तो दोस्तों मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने देखा सिंधु नदी, उसके बाद हमने देखा झेलम नदी, उसके बाद हमने देखा चिनाब नदी, फिर रावी नदी, ब्यास नदी, फिर सतलज नदी। तो दोस्तों ये 5 तरीके की नदियां हैं। 5 तरीके की नदियां जब आपस में मिलती हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग पंजाब के नाम से भी जानते हैं। तो पंजाब का नाम है 5 नदियों का आब, मतलब जहां पर 5 नदियां मिलती हैं उन्हीं के नाम पर हमने किसी क्षेत्र का नाम पंजाब रख दिया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये नदियां आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो मैं समझता हूँ सिंधु नदी का पूरा तंत्र हम लोगों ने, सहायक नदियों का पूरा तंत्र यहाँ से पढ़ा, हमें अच्छी तरह से समझ में भी आया। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र है और तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। तो दोस्तों ये यहाँ से जो नदी निकलती है तिब्बत में, उस नदी का नाम है सांगपो नदी। दोस्तों ये जो सांगपो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश से जब हमारे भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तिब्बत से एक नदी, ये बहुत बड़ी नदी है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर तिब्बत है और इधर वाले भाग पे कौन है, चाइना। तो दोस्तों देखिए कभी कभी आपने देखा होगा साल दर साल ऐसी खबरें निकलती हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के कारण कई लोग बह जाते हैं। तो दोस्तों ये सब बाढ़ इसमें क्यों आती है, इसका प्रमुख रीजन ये है कि दोस्तों ये जो नदी है वो चाइना से बहकर आती है। तो चाइना ने कई सारे बांध इस नदी पे बना रखे हैं। तो चाइना क्या है, जब ऊपर बारिश होती है तो चाइना कोई इंफॉर्मेशन इंडिया को नहीं देता है और अपने बांधों में से पानी छोड़ देता है। जब बांधों में से एक साथ पानी छूट जाता है तो यहाँ पर निचले क्षेत्र में जो भी जनसंख्या निवास करती है उसको बाढ़ का सामना करना पड़ता है। परिणाम ये होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जन और धन की हानि होती है। तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक दिबांग नदी बहती है। दोस्तों इस नदी को जब अरुणाचल प्रदेश में ये बहती है तो इसका नाम है दिहांग नदी। दोस्तों जब आगे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक दिबांग नदी से इसका संगम होता है। देखिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया, जब ये दिबांग नदी इस दिहांग नदी में मिलती है तभी इसके बाद से इसका पूरा नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी कई सहायक नदियां हैं। दोस्तों अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी से किस दिशा में मिलती है। तो दोस्तों हम लोग वही सेम सिस्टम रखेंगे।
कि ये ऊपर वाली जो नदियां हैं वो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां और नीचे वाली जो नदियां हैं वो बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो एक बार हम लोग दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले सुबनसिरी नाम की नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो कामेंग नदी हमें देखने को मिलेगी, फिर मानस नदी देखने को मिलेगी, फिर संकोच नदी देखने को मिलेगी और इसी प्रकार हम लास्ट में देखेंगे तिस्ता नदी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, एक एक करके इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़िए क्योंकि वर्तमान समय में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स देखे। उनमें क्या होता है कि जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में तो बता देते हैं लेकिन जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमें नहीं बताया जाता। तो दोस्तों मैंने इसी पर काम किया है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लेके आया हूँ जिसमें मैंने सहायक नदियों के बारे में बताया। दोस्तों इसको लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। और दोस्तों इस मेरा जो लेक्चर है इसको आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं आपके लिए बहुत ज्यादा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वर्तमान समय में पूछी जा रही है, मैं कोशिश करूंगा सभी पे वीडियो बनाऊं। अब देखिए दोस्तों हम लोग बाईं तरफ से जो नदियां जो ब्रह्मपुत्र में नदियां मिलती हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये दिबांग नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया। दिबांग नदी जब दिहांग नदी में मिलती है तो यहाँ से एक नया नाम इसको मिलता है जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अब नीचे हम लोग आते हैं, देखिए मैंने लिखा है लोहित नदी। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछा जाता है कि उस नदी का नाम बताइए जिसका पानी लाल है। तो दोस्तों ये जो नदी है लोहित नदी, इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि इसका पानी पूरी तरीके से लाल है। और इसका पानी लाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस नदी में रेत के बहुत ज्यादा लाल कण मौजूद है। तो दोस्तों इसीलिए हमने लाल रंग के कारण इसका नाम रख दिया लोहित नदी। दोस्तों इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक नदी और मिलती है जिसका नाम है धनसिरी नदी। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है धनसिरी। कभी कभी हमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि धनसिरी और सुबनसिरी ये दोनों नदियां लगभग एक समान लग रही हैं, एक ही नाम की लग रही हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी बाएं भाग से मिलती है, बाएं भाग से बहकर मिलती है, कौन सी दाएं भाग से बहकर मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि बाएं भाग से जो नदी बहकर मिलती है वो धनसिरी नदी है और दाहिने भाग से जो बहकर मिलती है वो सुबनसिरी नदी है। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें कोकपाली नदी दिखती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी जो बाएं भाग से होकर बाएं भाग से बहकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो यहाँ से दोस्तों हमने ये देखा कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत बड़ी नदी है और किस तरीके से ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नदियां आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वीडियो में गंगा एक बहुत बड़ी नदी है तो गंगा का पूरा एक जो नदी तंत्र है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में हम लोग प्रायद्वीप भारत में जो हमारे नदियां बहती हैं उन नदियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में नदियों से पहाड़ों से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ इन पे फोकस नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशंस में पिछड़ जाओगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखते हैं एक नई नदी आपको पढ़ाएंगे, गंगा नदी का पूरा सहायक नदियां और उसका पूरा नदी तंत्र। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।